केवल अपनी ताकत को पहचानना है आपको। आज जो आपने साहस किया, पिछले 23 मार्च को जो साहस किया था आपने, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय तक लाइन लगा दी थी, आपके उस आंदोलन से भी सरकार झुक गई थी। प्रधानमंत्री को स्पेशल अपना स्टाफ बिठाना पड़ गया था वहाँ, लेकिन जब ज्यादा संख्या बढ़ी तो उन्हें लगा कि यार इसी पे से फुर्सत नहीं मिलेगी, बाकी वो अडानी अंबानी का भला हम कब करेंगे, फिर ये ठगी फिरती लाइन लगाए रहेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में रोज को। तो प्रधानमंत्री ने एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, आपको सबको पता है। लेकिन हमारी लड़ाई सत्य की थी, न्याय की थी, कानून की थी, और नारायण हमेशा साक्षी रहते हैं। उनकी कृपा रही कि प्रधानमंत्री 1 घंटे के लिए भी हवालात तक नहीं दिलवा सके। इनकाउंटर करवाना या बहुत लंबी जेल करवाना तो बड़ी बात है। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैंने महाभारत पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, गीता, कुरान, बाइबल सब पढ़े हैं, दुनिया का पूरा इतिहास पढ़ा है। लंबी लंबी जेल यात्राएं की हैं, फोन नहीं होता, वहाँ पढ़ना ही पड़ता है। दिन रात बाहर रहते हैं तो फोन पे लगे रहते हैं, आप लोग चैन नहीं लेने देते। लेकिन जब जेल जाते हैं तो पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और मैं दुनिया की क्रांतियों के इतिहास पढ़ता हूँ, धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी तरह से ये पता है कि जो भी संसार में आज तक सत्य के लिए लड़ा है उसकी सदा विजय हुई है। थोड़ा बहुत बीच के बताऊंगा तो मैं अंदर तो बंदूक कर देंगे ताकि देर में लाने की जरूरत नहीं। रावण जो काल की पीठ पर बैठ के स्नान करता था, जिसका तीनों लोकों में तूती बोलती थी शासन था, उस रावण को एक वनवासी, राम वनवासी थे। भगवान समझना छोड़ दीजिए कि साहब वो भगवान थे इसलिए मार दिया रावण को। भगवान होने की वजह से नहीं मारा था रावण को उन्होंने, इसलिए मार दिया था कि राम सत्य के मार्ग पर थे, रावण अन्याय के मार्ग पर चल रहा था। इसलिए राम के साथ समुची शक्तियां हुई, राम को भगवान के रूप में स्थापित किया और रावण का सर्वनाश करवाया। भारत माता की जय। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि सत्य और असत्य का, आप कुरान पढ़ोगे तो वहाँ, बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे तो वहाँ सत्य और असत्य का जब जब संघर्ष हुआ है, बाधाएं सत्य के मार्ग में आई हैं, हमारे मार्ग में भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन विजयी हमेशा सत्य हुआ है। मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ साहब, माफियाओं से ही लड़ता हूँ, अपराधियों से ही लड़ा हूँ मैं 30 साल से। जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो लोग संगठन गिरोह बना करके देश को लूटते हैं, जनता का शोषण करते हैं, मैं उन्हीं के खिलाफ लड़ा हूँ। दर्जनों जेल यात्राएं की हैं, दर्जनों मुकदमे बने हैं, दर्जनों बार मेरे ऊपर गोली बंदूकों से हमले हुए हैं। लेकिन आज मुझे पता है कि मदन लाल तू सत्य के मार्ग पर था, इसलिए तू गोली से नहीं मर सका, इसलिए तुझे कोई जेब कतरा चाकू नहीं घोंप सका, और इसलिए कोई पुलिस तुझे हमेशा हमेशा के लिए या कोई जुडिशियल सिस्टम कैद में नहीं रख सका। आप सबने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है मेरे जैसे गिरे पड़े आदमी को, कलंकित जीवन जीने वाले को, जिसे गांव में भी जल्दी से कोई राम राम करने को तैयार नहीं रहता था। घरवाली भी छोड़ के भाग गई थी 2019 में, ठगों के चक्कर में आके, प्रलोभन में आकर के ठग भगा ले गए थे कि हम तुझे करोड़पति बना देंगे। इस सड़क छाप आदमी के साथ क्या लेती है, शकल का न सूरत का, शरीर नहीं, कुछ नहीं, बोले भी तो उल्टा बोले। अभी वो घरवाली भी 4-5 दिन पहले आई थी मेरे पास, ये साहब गलती हो गई बहुत, मैं कोई बात ना जा, वे भी क्षमा करेंगे। लेकिन मैं पटना जा रहा था, कार्यक्रम था, उसने बात बता रहा हूँ तो साहब मुझे पता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा ये भतीजा आ गया था गलती से अब से, उसी समय जब वो आई हुई थी तो ये देख के उसे बहुत चौंका, चाची कैसे आ गई इतने सालों बाद आज। लेकिन सच ये है दोस्तों कि आपने जो असीम अतुल्य प्रेम दिया है, मुझे सम्मान दिया है, उसके कारण हुआ ये है कि एक तरह से एक इतनी बड़ी चीज आपने, इतनी बड़ी ताकत मुझे दे दी है कि जो कभी राम को, कृष्ण को, यीशु को, मोहम्मद को और नानक को इनको मिली थी, उस तरह की शक्ति आज मैं अपने पास महसूस करता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई भी होगा,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या नीतीश कुमार हो, अशोक गहलोत हो, या वो कौन है कर्नाटक वाला सिद्धारमैया हो, या वो महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे हो, या कोई भी, अगर वो अन्याय करेंगे, इस कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, आपकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को आपको वापस नहीं करेंगे, तो आप सबके इस प्रेम से, आशीर्वाद से जो शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं, उन तमाम शक्तियों का प्रयोग करके मैं इन सबका अस्तित्व हिंदुस्तान की सरजमीन से खत्म कर दूंगा। मदनलाल साहब के जोर से आवाज निकालो यार। मदनलाल मदनलाल मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, किसी पद की लालसा नहीं है, क्योंकि आपने जो दिया है वो पद तमाम पदों से ऊंचा है, मुझे पता है। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री को जिस रास्ते से मैं गुजरूंगा, आप लोगों को साथ लेकर के उस रास्ते की मिट्टी को भी अपने मस्तिष्क पर लेना होगा। मैं जान गया हूँ बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से, 1 साल 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे घूमते घूमते पूरा देश। मुझे पता है कोई मेरी मौत नहीं कर सकेगा, कोई मुझे मार नहीं पाएगा, करोड़ों लोगों की दुआ, करोड़ों लोगों का प्रेम, करोड़ों लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप गरीब हैं, मजदूर हैं, विवश हैं, पीड़ित हैं, आपको इतनी बुरी तरह से ठग दिया गया है कि आज आप करोड़ों की, लाखों की तादाद में कहीं आ नहीं सकते। अरे शांत हो जाओ भाई, क्या हल्ला मचा रहे हो? लेकिन एक दिन वो आएगा धीरे धीरे कि आप लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भी इकट्ठे होंगे और फूंक मार दोगे मिलके, तो उस फूंक में हजारों मोदी, हजारों राहुल, हजारों केजरीवाल हवा में उड़ते नजर आएंगे। मुझे मेरे परमात्मा ने, मैं सूर्य नारायण का उपासक हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ। उन्होंने मुझे केवल इतना कहा था कि तू निरंतर चलना, डरना मत, तुझे कोई गोली नहीं मार पाएगा, कोई छुरी नहीं मार पाएगा, तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तू केवल चलता रहना, ईमानदारी से चलना, किसी के भय में, दबाव में, प्रलोभन में मत आ जाना। मैं आज भी नहीं आता, ना आऊंगा कभी जिंदगी में कि मुझे कोई डरा ले, कोई प्रलोभन दे करके झुका ले, किसी तरह से वो संभव नहीं है अब मेरे लिए, किसी के भी लिए। क्योंकि साहब आपने जो चीजें चाहिए होती हैं एक मनुष्य को जीवन में, वो सब कुछ दे दिया है। मैंने जो कुछ कहा था जब मैं 25 अगस्त पिछले साल 25 अगस्त 2022 को घर से निकला था, मैंने कहा था कि बॉक्स कानून को देश भर में लागू करवाएंगे। इस कानून के अंतर्गत जो भी सक्षम, सहायक सक्षम अधिकारी होंगे उनके यहाँ पद पट्टिकाएं लगवाएंगे। लोग मखौल उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे कि ऐसा नहीं होगा, ये क्या बकवास करता रहता है। लेकिन आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, आप में से सबको पता होगी कि बहुत सारी जगह पर आज देश में पद पट्टिकाएं लग रही हैं, भुगतान पटलों की स्थापना हुई है। कोई उम्मीद करता था? हमारे पीएसीएल वाले साथी तो यूं कह देते थे कि अरे साहब सेबी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कहाँ से ये बर्ड्स एक्ट ले आए, कहाँ पीएसीएल के आवेदन होंगे। लेकिन हो रहे हैं ना पीएसीएल वाले। सहारा वाले कहते थे कि साहब प्रधानमंत्री जेल में रहता है, सुब्रत राय की भी उसके खिलाफ बर्ड्स एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। राजस्थान के साथी बैठे होंगे, उत्तराखंड के, वो बता देंगे कि साहब उसी सुब्रत राय सहारा के खिलाफ बर्ड्स एक्ट में दर्जनों मुकदमे हमने दर्ज करवाए हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा हट जाएगी सुब्रत राय सहारा के ऊपर से, उस दिन सुब्रत राय सहारा जेल में भी होगा और सहारा शहर, लखनऊ समेत सब पर बुलडोजर चलेगा योगी बाबा का। और एक एक आपकी पाई जो भी है वो सब ब्याज के, मैं जुर्माने के आपको वापस होगी। और इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं है। आज आप सब लोग संकल्प लेकर के जाएं, ईमानदारी के साथ एक छोटा सा काम आपको करना है। गर्मी लग आई, झाल बाढ़वा रहे हो रतन लाल जी, एक
जा रहे हैं। एक ईमानदारी से संकल्प ले लो साहब आप। मैं कोई निराला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे भी आप सब ने बनाया है, भगवान अवतार मसीहा नेता। नहीं गिरूंगा, नहीं छूटा नहीं। तो पीछे ले लो जी। तो जब आप शक्ति से मैं बन गया, सर का फोन है, आप अपनी शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो आप भी स्वयं मदनलाल आजाद बन सकते हो, मदनलाल आजाद से भी ज्यादा। यस यस यस। अपने निवेशकों से मुंह मत छुपाओ, कोई भी साथी निवेशकों के घर तक जाओ, उन्हें ये संदेश पहुंचाओ। 2 संदेश केवल कि बट्स एक्ट का नाम का एक कानून है, उस कानून में ये गारंटी दी गई है कि आपकी जमा राशि 2 से 3 गुना तक सरकार वापस करेगी जिला कलेक्टर के माध्यम से। चलो आवेदन करो कलेक्टर के यहाँ। दूसरा, अगर 2023 में 31 दिसंबर 2023 से पहले आपका पैसा वापस ना मिले तो जो हमने सब जगह हम शपथ दिलवाते हैं कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हम और हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या बीजेपी को, वो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को या कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी भी सरकार आपके राज्यों में हो, उसको वोट नहीं करेंगे। ये 2 बातें आपने केवल 2 संदेश पहुंचाने का, ये 2 संदेश पहुंचाने का काम आप ईमानदारी से कर लोगे तो आप सबका भुगतान निश्चित रूप से वर्ष 2023 में ही हो जाएगा। क्योंकि मेरे मुंह से आपने बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मैंने जो जो कहा है वो हुआ है, और मैंने एक साथ कभी सारी बातें नहीं कही हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कहता हूँ, मुझे आभास होता है कि अब मुझे क्या बोलना है, क्या होने जा रहा है, कल परसों क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग में बोलता हूँ। मैंने कहा पद पट्टिकाएं लगेंगी तो पद पट्टिकाएं लगी, मैंने कहा भुगतान पत्र स्थापित होंगे तो होंगे। 31 जुलाई को जब आप सब आए थे जंतर मंतर पर, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी भुगतान शुरू होने जा रहा है। 4 अगस्त को स्वयं गृह मंत्री ने पोर्टल लॉन्च कर दिया और पैसे देने लगा, नहीं तो 45 दिन की बात कर रहा था। इससे लगा कि यार ये तो मामला खराब होता जा रहा है, इतने लोग कैसे जुड़ रहे हैं, तो उसको खौफ पैदा हुआ। अभी लखनऊ विधानसभा हमने 13 तारीख को घेरी, 13 सितंबर को शुक्रवार को वहाँ की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 26 को मैं पटना में था, बिहार की राजधानी में, बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया आपके भुगतान का। मैं 22 को कर्नाटका था, बंगलोर में, कर्नाटका सरकार ने जारी कर दिया। मुंबई था, महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दिया। एक राजस्थान ऐसा प्रदेश अभी बचा है कि जहां मैं कई बार गया हूं, लेकिन राजस्थान का वो जादूगर मुख्यमंत्री अभी दबाव में नहीं आ रहा है, उसके जादू का कार्ड अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्दी मैं तमाम जादूगर और तमाम बाजीगरों की कलाकारी को समाप्त कर दूंगा और आपका निश्चित कराऊंगा। चुनाव का समय है, जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ हम इन नेताओं को घेर सकते हैं। घेर देंगे भी नहीं तो केवल जनसभाओं में जाकर के अगर वहाँ अपनी मांग निर्भयता पूर्वक उठा दें कि आप हमारा भुगतान करो, तो आपका रास्ता और सरल हो जाएगा। वैसे तो चमत्कार ये होने हैं, टेंशन फिर भी मत लेना कि यार हम घेर नहीं पाए, मदन लाल जी ने घेरने का आह्वान किया था, कोई बात नहीं, नहीं भी घेर पाओगे तो कोई दूसरा घेर लेगा। क्योंकि ये होना है, जो होना है उसके लिए भूमिका कारण सब परमात्मा स्वयं बना देते हैं। ये कारण बनते जा रहे हैं आपके भुगतान के। इसीलिए आपने देखा होगा तो PACL के मामले में भी सेबी ने अभी कहा, कल परसों ही जो है कितना 17,000 से 19,000 दे देंगे साहब, आवेदन करो, तो उसने भी एक लिमिट बढ़ाई है। तमाम अच्छी सूचनाएं आपके इस आंदोलन के कारण आपको इधर घुमा लो। बस आपको इस लड़ाई को निरंतर रखना है, घरों में नहीं बैठ जाना। चूंकि भुगतान के बाद भी दोस्तों एक बड़ा काम करना है। मैं मुंबई गया था, हाँ जाओ पुलिस वाले खड़े हैं, कुर्सी पे लगा देंगे। ठीक है सर, भुगतान और करवा दे जी, कहते प्रधानमंत्री जी करते भाई।
देखो अगर हमारे हाथ में हो तो हम सब कुछ देंगे। हमने तुम्हारे जैसे क्या पता हमारे रिश्तेदारों को करने पड़े। जी और हम थोड़ा सा प्रशासन कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपके रिलेटिव में पड़े हुए हैं। ग्रुप में नहीं जाएंगे ना इधर भी। तो साथियों, कोई भी निराश नहीं होगा, तनाव नहीं लेगा अपने मन में। भुगतान आप सबका होना है, सुनिश्चित है 2023 में होना है। कैसे होगा ये मत पूछना, कोई कई लोग पूछते रहे जिनको बताओ, कई पत्रकार भी कहें। तो मैं क्या बता दूं, मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है होना है 2023 में। प्रधानमंत्री का मूड घूमेगा, उसे लग जाएगा कि यार 15 अगस्त 2024 में ये मुझे झंडा नहीं फहराने देंगे। आज तो मैं गलती से जो है फूल चढ़ाया आया हूँ गांधी जी पे, लेकिन अगली बार ये झंडा नहीं फहराने देंगे, वोट नहीं देंगे मुझे। तो प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन होगा, आपका सबका भुगतान होगा। प्रधानमंत्री से भी मुझे कोई नफरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरी बला से तो कोई आतंकवादी भी बन जाए तो मुझे अब तक नहीं पड़ता। मेरी लड़ाई आपके भुगतान की है। लेकिन दोस्तों, इस भुगतान के बाद भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और वो देश को, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान में ठगी कदम कदम पर है। मैं पिछले दिनों मुंबई गया, हवाई जहाज से गया। मुंबई वाले साथियों ने टिकट बना के भेजा है, साहब हवाई जहाज से आ जाओ। मैं मना कर रहा था, मैं नहीं आ पाऊंगा। वहाँ एयरपोर्ट पे जानबूझ के एयरपोर्ट के स्टाफ ने मेरे जो वो इमिग्रेशन होता है, क्या बोलते हैं, चेक इन, उसमें डिले कर दिया और फ्लाइट छूट गई। उनको जी अब नहीं जाओगे, दूसरी टिकट लो। खैर साहब दूसरी ले ली, और मैं अकेला नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग थे मेरे जैसे। और टिकट दी सुबह की, वहाँ रुकने ना दें, जाके अपने होटल में ठहरो कहीं। होटल वालों से भी कमीशन होता है तय, एयरपोर्ट के स्टाफ का। 10 हजार रुपये खर्च हो गए साहब। उन भाइयों ने, महाराष्ट्र वालों ने शायद 2-3 हजार रुपये कुछ दिए थे टिकट के अलावा, वो भी खर्च हो गए, और कैश नहीं जेब में। बड़ी विकट स्थिति हो गई। मैं कहा यार मदन लाल ऐसा क्यों हो गया तेरे साथ, की तो सत्याग्रही है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये ठगी भी तुझे दिखानी थी परमात्मा को, इसका अनुभव भी तुझे कराना था कि इतने बड़े स्तर पर भी ठगी होती है। जो लोग हवाई जहाजों में घूमते हैं उनको भी ठग लिया जाता है, वो भी ठगों से छूटे नहीं। यस तो इस हिंदुस्तान को साफ कण कण में जहाँ ठगी बेईमानी व्याप्त हो गई है, तो इस देश को इसी तरह का देश बनाना है, ठग मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो आज आप सब, चूंकि गांधी जी यहीं आ गए हैं, राजघाट जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से सामने स्टाफ ने, हमारे पुलिस वाले साथियों ने, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो भी किया वो अपने फर्ज के अकॉर्डिंग किया। और फिर सबसे बड़ी बात कि नारायण जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं साहब। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। गांधी जी और यहाँ लगा दिए हैं उन्होंने, आप जिनको भी उन पर पुष्पांजलि अर्पित करनी हो कर देंगे। बाहर ही मैं भी 2 फूल चढ़ा दूंगा यहीं से। और मैं आप सबको क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि मैं तो आप सबको ईश्वर का ही प्रतीक मानता हूँ, रूप मानता हूँ, चूँकि आप सबने मुझे ताकत दी है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आपको ताकत दी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप सबने मुझे ताकत दी है। आज इतनी शक्ति दी है कि हम उस प्रधानमंत्री को ललकार सकते हैं जिसको ललकारने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। यस। मीडिया वाले बताते हैं सारी दुनिया का नेता है, पूरी दुनिया में 56 इंच सीना छाया हुआ है, लेकिन आपने उसके सीने को सिकुड़ के 2.5 इंच का कर दिया है। आप इतने ताकतवर हो। यस। कष्ट अगर आप लोगों को हुआ हो, कहीं किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो, किसी ने आपके साथ कोई अभद्रता की हो, तो सबके लिए मैं स्वयं को जिम्मेदार मानता हूं। आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप सब हंसी खुशी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जो साथी आज दिल्ली में रुकने का जिनका प्लान हो वो रुक लेंगे। कल इंडिया गेट पर बैठकर सबके साथ अलग अलग
टुकड़ियों में चर्चा कर लेंगे और आगे के कार्यक्रमों पे आपकी व्यक्तिगत समस्याओं पर आपको मेरी तरफ से विदाई है तमाम लोगों की। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय